गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस सर। आ रही है सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरी वॉइस ऑडिबल है क्या? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। हेलो। आप लोगों की नहीं आ रही। हाँ। यस। ओके। अभी आ रही है क्या? यस सर। ओके ओके ठीक। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। अरे यार, ये स्क्रीन शेयरिंग क्या यार, ये लोग भी क्या क्या करते रहते हैं। मतलब मेरी स्क्रीन शेयरिंग इन्होंने ऑफ कर रखी है। मैं ही स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा तो कौन करेगा फिर? फोन करना पड़ेगा इनको। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट हो रही है हमारी क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कहाँ से होगा ये? ऑप्शंस कहाँ हैं? एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स, मैं इसको एक बार बंद करके फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ। कुछ लगता है गड़बड़ी हो गई। कंट्रोल्स गायब हो गए इसके। ठीक है, अभी आ जाएगी। ओके, अब आ गई है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने टाइप ऑफ राइजर देखे थे। राइजर डिजाइन पे आ चुके थे कल हम लोग, और सबसे पहले हमने देखे थे राइजर, टाइप ऑफ राइजर। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राइजर जो होते हैं, यहाँ पर ओपन राइजर और ब्लाइंड राइजर, दो टाइप के राइजर होते हैं। तो ब्लाइंड राइजर जो होता है वो केवल एक थ्योरी की चीज है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ब्लाइंड राइजर का फॉर्मेशन भी बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी बात, अगर उसको बना लिया तो उसमें से क्या कहते हैं, वर्कर को काम करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, वर्कर को पता नहीं चलेगा कि अंदर पूरा सिस्टम फिल हो चुका है। और तीसरी बात, अगर इसको भी अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, इस चीज को भी अगर हम लोग कहें कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, वर्कर थोड़ी प्रॉब्लम झेल लेगा, तो अंदर जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो एयर है अंदर, वो एयर बाहर निकलने की कहीं कोई जगह नहीं होगी, और मोल्ड कैविटी में जो एयर है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, और बबल्स आ जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट में गैस डिफेक्ट आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ चीजें हैं, इनका बड़ा ख्याल रखना होता है। बाकी इफेक्टिवनेस में अगर देखा जाए तो राइजर्स की इफेक्टिवनेस में हमने कल देखा था कि जो ब्लाइंड राइजर है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपेयर टू ओपन राइजर से, और ऐसे ही जो टॉप राइजर होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपेयर टू साइड राइजर से। तो अगर इन चारों का ऑर्डर पूछा जाए तो ब्लाइंड के पहले दोनों आ जाएंगे। सबसे नंबर 1 पे आपके पास आ जाएगा ब्लाइंड का, ब्लाइंड का टॉप राइजर, सेकंड नंबर पर ब्लाइंड का साइड राइजर, फिर उसके बाद ओपन का टॉप राइजर, और फिर ओपन का साइड राइजर। ये चारों हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं राइजर डिजाइनिंग को। अब हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने बस केवल राइजर टाइप्स देखे थे। ओके, अब हम लोग राइजर डिजाइनिंग के टॉपिक को एग्जैक्टली अब शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे है मोल्ड कैविटी में जितना वॉल्यूम श्रिंक होने वाला है, ठीक है ना, जितना वॉल्यूम श्रिंक होने वाला है मोल्ड कैविटी में, जिसकी सर बैक नेट चला फीडिंग गया हम था लोग राइजर के थ्रू कराते हैं। जो देखो देखो टोटल वॉल्यूम जो श्रिंक होता है मोल्ड कैविटी में, जो वॉल्यूम पूरा श्रिंक होता है उसको हम लोग दो पार्ट में कंपनसेट करते हैं। एक पार्ट कंपनसेट किया जाता है राइजर के थ्रू, और एक पार्ट कंपनसेट किया जाता है ये जो हमारा श्रिंकेज अलाउवेंस होता है उससे। पैटर्न के ऊपर श्रिंकेज अलाउवेंस देकर के पैटर्न को थोड़ा बड़ा बना करके दूसरे पोर्शन को हम लोग कंपनसेट करते हैं। तो राइजर में, राइजर के थ्रू एक तो जो लिक्विड श्रिंकेज होता है उसे, और जो लिक्विड प्लस सॉलिड यानी कि फेज चेंज श्रिंकेज होता है उसे, इन दोनों को हम लोग राइजर में कंपनसेट करते हैं। राइजर से इन दोनों को कंपनसेट किया जाता है। जबकि यहाँ ये जो श्रिंकेज अलाउवेंस होता है वो केवल सॉलिड श्रिंकेज को ये देखता है, इसकी टेक केयर करता है। तो यानी कि लिक्विड प्लस फेज चेंज श्रिंकेज का जो टोटल सम आ रहा है उसका एटलीस्ट 3 टाइम्स साइज रखा जाएगा राइजर का। ये एक जनरल कन्वेंशन है, जनरली ये चीज फॉलो की जाती है पूरी दुनिया भर में, कि जितना श्रिंकेज राइजर के थ्रू कंपनसेट किया जाना है, जितने वॉल्यूम का श्रिंकेज, उसका नॉर्मली 3 गुना वॉल्यूम रखा जाएगा इस राइजर का। इससे आपको साइज पता चल गया। लेट अस सपोज हमने वो जो एग्जांपल देखा था, हमने वो जो एग्जांपल देखा था कि मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है 1000 मिलीमीटर क्यूब का। ओके, मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है 1000 मिलीमीटर क्यूब का। ये 6% का टोटल श्रिंकेज रिप्रेजेंट करता है। टोटल श्रिंकेज इसका 6% का होता है। यानी कि
ये हो गया 60 mm³ हो गया, 60 मिलीमीटर क्यूब, ये आ गया टोटल श्रिंकेज। अब इस 60 mm³ को अगर हम लोग देखें तो इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था उस एग्जांपल में। पहला तो एक 15 मिलीमीटर क्यूब, ये क्या था, ये केवल लिक्विड श्रिंकेज था। ओके, ये था आपके पास केवल लिक्विड श्रिंकेज। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, लिक्विड श्रिंकेज जो था वो था 15 मिलीमीटर क्यूब। दूसरा जो लिक्विड प्लस सॉलिड वाला था यानी फेज चेंज वाला, वो था 20 मिलीमीटर क्यूब। और तीसरा जो सॉलिड वाला था वो था 25 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एग्जांपल के हिसाब से राइजर के थ्रू जो बैक फीडिंग होनी है, इस एग्जांपल के हिसाब से राइजर के थ्रू जो बैक फीडिंग होनी है वो कितनी होनी है, वो ये 35 मिलीमीटर क्यूब की बैक फीडिंग आपको राइजर के थ्रू करानी है। ओके, बैक फीडिंग का जो वॉल्यूम है, बैक फीडिंग बाय राइजर, ये 35 मिलीमीटर क्यूब आपको करानी होगी। तो राइजर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ राइजर, ये आपको 3 गुना रखना होगा। जितनी बैक फीडिंग कराते हैं उसका 3 टाइम्स रखते हैं, यानी कि 105 मिलीमीटर क्यूब। मुझे ये पता चल गया कि राइजर का जो वॉल्यूम मुझे रखना है वो 105 मिलीमीटर क्यूब रखना है, 3 गुना रखना है एटलीस्ट। एटलीस्ट 3 टाइम्स। एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ बैक फीडिंग वॉल्यूम। ओके, तो ये तो हो गया, यहां से साइज पता चल गया मुझे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दोस्तों आपको 2 चीजें माइंड में रखनी होंगी। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि देखिए क्या होता है कि आपको किसी भी मटेरियल में, किसी भी हॉट मटेरियल में कितने अमाउंट का हीट है, कितना अमाउंट हीट उस हॉट मटेरियल में है, ये पता चलता है उसके वॉल्यूम से। ओके, ये चीज हम लोग पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं। अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट, हीट कंटेंट का अमाउंट कितना होगा, एक मिनट रुकिए जरा। हीट कंटेंट का अमाउंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, हीट बाहर निकलने का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। ये चीज हमें हमेशा से शुरू से पता है पहले से ही। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है, और उस थ्योरी का यूज करके हम लोग राइजर डिजाइन करते हैं। उन थ्योरीज का यूज करके हम लोग राइजर डिजाइन करते हैं। सबसे पहली थ्योरी जो है, बड़ी स्टैंडर्ड थ्योरी है, उसका नाम है कोरिनोव्स रूल। कोरिनोव साहब ने कहा, एक्सपेरिमेंट किए कई सारे, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बताया कि किसी भी मोल्टेन मेटल के सॉलिडिफिकेशन का जो टाइम होता है, किसी भी एक वॉल्यूम, हमने एक फिक्स वॉल्यूम का मोल्टेन मेटल किसी एक जगह पे अगर रखा, तो उसका जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है वो इस वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ओके,
ऐसा इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट्स किए कई सारे, उससे ये पता लगाया। तो ये हमको सॉलिडिफिकेशन टाइम पता चल गया किसी भी मोल्टेन मेटल का। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन टाइम को अगर हम लोग टी से रिप्रेजेंट करें, टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ओके, तो ये आ गया आपके पास टाइम। अब इसको जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप रिमूव करोगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी इक्वल टू, यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा के, और ये हो जाएगा वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया का स्क्वायर। ओके, ऐसा कुछ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपको मिल गया। यहां पर के क्या है, व्हाट इज के? के है, इसको हम लोग कहते हैं के इज द सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट। ओके, के जाना जाता है सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट के नाम से। वी क्या है? वी है वॉल्यूम। एस ए क्या है? ये है सरफेस एरिया। और टी क्या है? टाइम, सॉलिडिफिकेशन टाइम। ओके, तो सॉलिडिफिकेशन टाइम अगर हम लोग लेते हैं किसमें? सेकेंड में लेते हैं। इसकी यूनिट सेकेंड रहती है। और ये जो कोई भी लेंथ अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर करने की ऐसा ही यूनिट होती है मीटर। तो वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब, सरफेस एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो क्या मुझे आप इस सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट के की यूनिट बता सकते हैं? के की यूनिट क्या हो जाएगी? के की यूनिट बताइए मुझे। सर सेकंड पर मीटर, गलत हो सर गया बेटा, सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, यहां पर देखो क्या हो रहा है, ऐसे लिखोगे ना आप ऐसे लिखोगे, टाइम है, टाइम मतलब सेकेंड, के इंटू अंदर में वॉल्यूम मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। अब कोरिनोस रूल का फॉलो कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर हो जाता है। तो ये अंदर मीटर स्क्वायर से कट के क्या बचा? मीटर बचा, और इस मीटर का स्क्वायर कर दिया आपने। तो के क्या हो जाएगा? ये जो मीटर स्क्वायर है ये इसके नीचे चला जाएगा, सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी के की यूनिट। ओके, सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये होती है इस सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट की यूनिट। बहुत बार कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी, डायरेक्ट पूछा जाता है सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट की यूनिट बताइए। तो चार ऑप्शन दिए रहते हैं, ऐसे ही घुमा के दिए रहते हैं, कभी ऊपर सेकेंड स्क्वायर दे दिया रहता है और नीचे में मीटर दे दिया होता है। ऐसे ही कई सारे वेरिएशंस यूज किए जाते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर जो कोरिनोव साहब थे, कोरिनोव साहब ने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि हर हाल में राइजर की जो हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, राइजर की जो डिजाइनिंग करते हैं, ये चीज हर किसी को पता है कि राइजर को लंबे समय तक लिक्विड स्टेट में रहना चाहिए इन कंपेयर टू मोल्ड कैविटी के। मोल्ड कैविटी से ज्यादा टाइम लगाता हो ठंडा होने में, ज्यादा लंबे समय तक लिक्विड स्टेट में रहता हो, तब तो सही है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर हमको सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है, ये तो देखो भाई हर किसी को पता है कि राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम हर हालत में ज्यादा होना चाहिए कास्टिंग के सॉलिडिफिकेशन टाइम से। ओके, तो आपको अगर ये चीज ज्यादा रखनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम बाई
कि पूरा पूरा जो है K इंटू वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऑफ राइजर, इसका स्क्वायर जो है ये ज्यादा होना चाहिए K इंटू वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया का स्क्वायर ऑफ द कास्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हमें करना होगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो मोल्टेड मेटल कास्टिंग में होगा, मोल्ड कैविटी में होगा, वही मोल्टेड मेटल राइजर में भी होगा, ठीक है ना। तो ये जो K है ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, ये सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। तो अगर आप एल्युमिनियम की कास्टिंग बना रहे हो तो जो रनर में, मतलब स्क्रू में, रनर में, मोल्ड कैविटी में जो मोल्टेड मेटल होगा वही मोल्टेड मेटल राइजर में भी होगा, एल्युमिनियम ही होगा। तो जब दोनों ही एक ही मटेरियल हैं तो K अलग अलग दोनों साइड में लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, यहाँ पर ये K कैंसिल हो जाएगा। ओके, K कैंसिल हो गया, मटेरियल प्रॉपर्टी है ना सर? हाँ ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो ये यहाँ पर बाकी अभी स्क्वायर भी बच रहा है, स्क्वायर को भी अगर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि मैं राइजर डिजाइन करते समय एक बात का ख्याल रखूंगा कि राइजर का जो वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया होगा वो ज्यादा होना चाहिए कास्टिंग के वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया से। ओके, कास्टिंग के वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया से ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए ये बताया गया है कि लगभग 15% तक, 10 से 15% एक्स्ट्रा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए तो ठीक है, हमारा काम चल जाता है। वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऑफ राइजर जो है ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप 50% या 70% या 100% ज्यादा कर दिया आपने, इसकी भी एक लिमिट होती है 1.1 to 1.15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग। वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग जो होगा उससे 10 से 15% एक्स्ट्रा है अगर आपके पास वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऑफ राइजर, तो आपके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज मान के चलिए लगभग एवरी ईयर गेट एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक का पूछा जाता है, कोरिनोव्स रूल का, एवरी ईयर ऑन एन एवरेज। मतलब कभी कभी, मतलब ना कहो कि 5 साल में 1 साल माइनस कर देगा, अदरवाइज 5 साल में 4 साल तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इस टॉपिक के। आइए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक क्यूबिकल कास्टिंग है, क्यूबिकल कास्टिंग है जिसका साइड 2 सेंटीमीटर का है। इस क्यूबिकल कास्टिंग को सॉलिडिफाई होने में जो टाइम लगता है वो लगता है 2 मिनट का। ओके, तो एक और क्यूबिकल कास्टिंग मैं लेके आ जाऊं जिसका साइड 4 सेंटीमीटर का हो, सेम मटेरियल का, सेम मटेरियल का, सेम मटेरियल का एक और क्यूबिकल कास्टिंग जिसका साइड 4 सेंटीमीटर हो, उसको सॉलिडिफाई होने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया गेट एग्जाम में। बताइए। सर 8 मिनट। ओके, वेरी गुड, 8 मिनट्स ये आपका हो जाएगा टाइम। बाकी लोगों को समझ में आया क्या? बाकी लोगों को समझ में आया कैसे हुआ ये? बता दीजिए सर। सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, देखो आपके पास एक बार ये L1 है, एक बार ये L2 है, ठीक है ना। L1 जब 2 सेंटीमीटर है तो T1 2 मिनट हो रहा है, ऐसा कहा गया है। ओके, हम लोगों को ये पता है, आप देख लो, निकाल लो। यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपली पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली आपको
के निकालना पड़ेगा कि इस मटेरियल का के कितना है। ओके, सॉल्डिफिकेशन टाइम टी इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया। ओके, वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया का स्क्वायर, ये होता है। तो एक लेंदी तरीका तो ये हो सकता है कि आप पहले वॉल्यूम निकालो। जब साइड 2 सेंटीमीटर होगा तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर होता है सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का, तो 6 इंटू एल स्क्वायर ये हो जाएगा 24। अच्छा, ये तो क्यूब होगा ना, ये होगा क्यूब और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया पहले वाले केस में 8/24 हो गया, ये आ गया 1/3 आ गया। ओके, अब इसका भी स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है ये टी मिलता है के के साथ मल्टीप्लाई करके। T1 है आपके पास, लेट अस सपोज यहां पर आपको T2 पूछा गया ना, आप ऐसा भी लिख सकते हो T2 इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया 1 वाले का स्क्वायर, और T1 क्या होता है, T1 होता है के इंटू वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया 2 वाले का स्क्वायर। T2/T1 इधर साइड से डिवाइड कर दो तो ये भी इधर साइड से डिवाइड हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आप चाहो तो एक क्वेश्चन ऐसा कर सकते थे कि आप इस वाले डेटा का इस्तेमाल करके के निकालते और फिर दूसरे वाले इक्वेशन में के की वैल्यू रखते। एक तरीका ये हो सकता था, लेकिन वो बहुत लेंदी तरीका होता। अब दूसरा मेथड ये है आपके पास, सेकेंड मेथड ये है कि आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे के की वैल्यू निकालने की जरूरत ही खत्म हो गई, आप के से के कैंसिल कर दिया आपने। आप डायरेक्ट देखो कि आपके पास क्या चीजें आ रही है, क्या क्या दे रखी है। T2 निकालना है, T1 आपको पता है 2 मिनट। यहां पर वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया 1 वाले का वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया कितना है, 1/3 है ना, ये यहाँ पे लिख लिया 1/3 इसका स्क्वायर। दूसरे केस में देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 का वॉल्यूम हो जाएगा आपका V2, ये हो गया 64, और सरफेस एरिया 2 कितना हो जाएगा, 6 इंटू एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 96। तो वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया सेकेंड वाले का ये हो जाएगा 64/96 यानी कि 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर। तो यहां पे आप चीजों को सॉल्व करोगे, ओहो सॉरी 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 सॉरी, ये T2 यहाँ पे तो यार 2 है ना, तो यहाँ भी तो 2 ही होगा ना। सर ऊपर नीचे कर दिया आपने। हाँ ऊपर नीचे हो गया डियरी, एक मिनट एक मिनट, ये 2/3 और ये 1/3, ये 2/3 ये 1/3। ओके, तो बस ये कर दिए, सॉल्व कर दिया आप। ये 4/9 आ गया नीचे, और ऊपर आ गया 4/9 और नीचे आ गया 1/9, 9 से 9 कैंसिल, ये आ गया 4, तो T2 हो गया 8 मिनट। एक ये दूसरा तरीका ये हो सकता है, ठीक है ना। अभी एक और तरीका है हमारे पास, वो डायरेक्टली हम लोग देखेंगे क्या है वो। हमें देखो पता है कि क्यूब की बात हो रही है, तो क्यूब का क्यों ना हम लोग देखिए, ये वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया का इस्तेमाल हमें हमेशा करना ही करना है, तो क्यों ना ये पता कर लें कि क्यूब का वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखो किसी भी क्यूब की जिसकी साइड L है, जिसकी साइड L है, एक क्यूब जिसकी साइड L है, उसका वॉल्यूम होता है L क्यूब, और सरफेस एरिया होता है 6L स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम होता है L क्यूब और सरफेस एरिया होता है 6L स्क्वायर। तो L स्क्वायर से ये ऊपर L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, L/6। ओके फ्रेंड्स, यानी क्यूब का हमारे पास डायरेक्ट हमें पता चल गया कि वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया जो आता है वो L/6 आता है। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया L/6 आता है। तो अब बार बार मुझे एक बार वॉल्यूम निकालूं, एक बार सरफेस एरिया निकालूं और डिवाइड करूं, इसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं L/6 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। यहां देखिए पहले वाले केस में मेरे पास आया था 1/3, इसका L कितना था, 2 था,
2/6 कीजिए, 2/6 इक्वल टू 1/3। ये आंसर आ गया मेरे पास। ओके, ऐसे ही सेकेंड वाले केस में मेरे पास वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया आया था 2/3, और इसमें साइड कितना मेरे पास 4 सेंटीमीटर का है, तो 4/6 करूं यानी ये आ गया 2/3 आ गया। ठीक है ना? तो मुझे तुरंत पता चल जा रहा है, इस केस में मैं कह सकता हूं T2/T1 क्या होगा। मुझे पता है K से K कैंसिल होने वाले हैं, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अच्छा यहां नहीं, यहां लिखता हूं T2/T1 मैं लिख सकता हूं कि मुझे पता है K से K कैंसिल होने वाले हैं, तो वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऊपर जो 2 वाले का है वो हो जाएगा L2/6 का स्क्वायर, और ये L1/6 का स्क्वायर। अब ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या? सीधे सीधे L2/L1 का स्क्वायर। मुझे ये एक शॉर्ट ट्रिक पता चल गई, जब कभी क्यूबिकल कास्टिंग देगा तो उसमें T2/T1 जो होगा वो L2/L1 का स्क्वायर होगा। और ये शॉर्ट ट्रिक ऐसी है कि इसकी हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए भी तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है T2 पूछा गया है, आपको पता है T2 पूछा गया है, T1 गिवन है 2 मिलीमीटर, L2 है 4, L1 है 2, 4/2 ये हुआ 2, 2 का स्क्वायर ये हुआ 4, इधर साइड में RHS में आ गया मेरे पास 4, और 4 यहाँ LHS में नीचे है 2, 2 का 4 से मल्टीप्लाई कर दूं मन ही मन में, 8 आ जाएगा आंसर। मैं तुरंत इस आंसर पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि क्यूब का वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया होता है L/6, ये याद रखिएगा। ओके, ऐसे ही देखिए जो 3 सबसे स्टैंडर्ड हमारे पास जो शेप हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दे रहा हूं। सबसे स्टैंडर्ड हमारे पास 3 शेप हैं। पहला एक शेप है क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ये हो गया L/6। ओके, तो इसमें हर बार आपको क्या होगा, इसमें हर बार T2/T1 क्या हो जाएगा, L2/L1 का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। आगे देखते हैं, एक और बड़ा स्टैंडर्ड हमारे पास शेप है जो कि अक्सर यूज किया जाता है, वो होता है स्फीयर। ठीक है, स्फीयर क्या होता है? स्फीयर, स्फीयर का देखिए वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये आप लोगों को पता होगा। और सरफेस एरिया इसका कितना होता है? 4 पाई r² 4 पाई r² आ जाएगा। ओके, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया को, तो यहां पे जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां r² से ऊपर r² कैंसिल हो जाएगा, ये बचा, ऊपर बच गया मेरे पास 4r/3 और नीचे बचा 4। ओके, अब यहां पे इस 4 से फिर से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r/3। ओके, अब जैसा कि हमें पता है कि r क्या होता है, डायमीटर बाई 2 होता है, तो d की वैल्यू अगर मैं रख दूं, यहां पे r इक्वल टू d/2 रख दूं, बाई 3 पहले से ही है, तो ये भी आ गया d/6 आ गया। ओके, इसको मैंने जानबूझ करके बाई 6 में इसलिए चेंज किया है क्योंकि ये भी वाला बाई 6 में है, और अगर ये भी बाई 6 में आ जाए तो अपने को याद करने में ज्यादा सरदर्दी नहीं होगी कि दोनों अलग अलग हैं। एक बार बाई 3 बाई 6 कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं रहेगी। बस ये याद रखना है कि डायमीटर दिया रहता है, डायमीटर बाई 6। ओके, स्फीयर का वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया आ गया मेरे पास, स्फीयर का ये था वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऑफ
स्फीयर, ये आ गया d/6। ओके, ये आ गया d/6। तो यहां पर भी यही आपके पास T2/T1 क्या हो जाएंगे, ये d2/d1 का स्क्वायर, ये सिंपल ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास। ओके, एक और बड़ा ही स्टैंडर्ड शेप यूज किया जाता है क्यूब, नहीं क्यूब, स्फीयर, और तीसरा आपके पास ये क्या कहते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर। सबसे ज्यादा तो सिलेंडर ही यूज होता है, आपको सभी जगहों पर राइजर के फॉर्मेट में सिलेंडर ही दिखाई देता है, राइजर की शेप के लिए सिलेंडर दिखाई देता है। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे बैचलर लेवल सिलेबस में चीजों को आसान बनाने के लिए बहुत ज्यादा मतलब हमसे नहीं उम्मीदें की जाती, हमें बस ये उम्मीदें की जाती कि हमें एक बेसिक आइडिया हो। तो यहाँ पर आपको ये दे दिया जाता है, बैचलर लेवल सिलेबस में आप जहां कहीं भी देखेंगे सिलेंडर की कैलकुलेशन का क्वेश्चन दे रखा है, उसमें क्या दिया जाता है, उसमें हाइट और डायमीटर एक बराबर दिया जाता है। एक ऐसा सिलेंडर जिसका हाइट h और डायमीटर एक बराबर है। ओके, अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए, पाई आर स्क्वायर पाई एच। आर पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर एच। तो इसको मैं लिख सकता हूं π/4, आर स्क्वायर की जगह पे मैं जब डी स्क्वायर करता हूं तो ये π/4 हो जाता है, इंटू एच, ये हुआ वॉल्यूम। सरफेस एरिया की बात करें अगर हम लोग, तो सरफेस एरिया की जब बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहां पर, तो ये देखिए आप पहले तो इसको क्या कर दोगे आप, चूंकि h और d एक बराबर हैं तो ये हो जाएगा π/4 डी क्यूब हो जाएगा, h और d एक बराबर है तो ये d क्यूब हो गया। ओके, सरफेस एरिया की जब आप बात करोगे तो किसी भी सिलेंडर में, एक ऐसा सिलेंडर जिसकी ये हाइट और डायमीटर एक बराबर है, यहां पे आपके पास सरफेस एरिया के नाम पे तीन सरफेसेस हो रही हैं, एक ये वाली सरफेस, एक नीचे वाली, ये दो फ्लैट सरफेस हो गई आपके पास। ओके, और एक ये बगल वाली हो गई, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है। ठीक है दोस्तों, तीन सरफेसेस है आपके पास। तो आप देखो क्या करोगे, सरफेस एरिया यहां पर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया एक तो ऊपर और नीचे वाले दो सरफेस हो गए, पाई आर स्क्वायर का 2 टाइम्स, या फिर π/4 डी स्क्वायर का 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ π/4 डी स्क्वायर। ओके, और ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है यहां मैंने येलो कलर से दिखाई है, इसका क्या हो जाएगा, एरिया क्या होगा इसका, 2πr(h). तो 2πr को हम लोग πdh भी लिख सकते हैं, और d और h एक बराबर है तो ये d स्क्वायर हो जाएगा, πdh। ओके, यहां पर ये 2 से 4 कैंसिल होगा, π/4 डी स्क्वायर होगा, π/2 डी स्क्वायर, और ये वाला d और h चूंकि एक बराबर है तो ये πd स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास 3/2 πd स्क्वायर। ओके, अब जब मैं सिलेंडर, एक ऐसा सिलेंडर जिसका हाइट और डायमीटर एक बराबर है, एक सिलेंडर जिसका हाइट और डायमीटर एक बराबर है, उसका मैं वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया देखना चाहता हूं, तो वॉल्यूम आ रहा है मेरे पास, वॉल्यूम आ रहा है π/4 डी क्यूब, और सरफेस एरिया आ रहा है 3/2 πd स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा आपस में, इसमें भी d/6 आ जाएगा। यहां भी आपके पास आप देख सकते हो कि फिर से d/6 यही आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखो आपके पास तीनों जगहों पे
वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया बाई 6 के टर्म्स में आ रहा है। यहाँ L/6, यहाँ पर D/6 और यहाँ पर भी D/6, बाई 6 बाई 6 बाई 6 तीनों ही केस में है। क्यूब में क्योंकि जो डिसाइडिंग पैरामीटर जो होता है वो होता है लेंथ, साइड की लेंथ, तो L/6 हम लोग कर रहे हैं। ओके, स्फीयर में डेफिनेटली डायमीटर जो होता है वो होता है डिसाइडिंग पैरामीटर, उससे फॉर्मूला बनते हैं। स्फीयर में कोई लेंथ नहीं होती है, स्फीयर में कोई साइड, मतलब कोई साइड नहीं होती है। स्फीयर तो कंप्लीटली स्फीयर रहता है, स्फेरिकल शेप रहता है। अब ऐसे ही यहाँ पे सिलेंडर में एक आपके पास लेंथ है और एक डायमीटर है, तो डायमीटर को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये आपने डायमीटर को प्रेफरेंस देके आपने D/6 कर लिया। अब ये D और H चूंकि एक बराबर है, D और H चूंकि एक बराबर है, तो आपको अगर किसी क्वेश्चन में डायमीटर ना भी दे रखा हो, सिर्फ ये दे रखा हो कि भाई डायमीटर और हाइट एक बराबर है और H दे रखा हो, तो आप H/6 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर L/6, यहाँ पर D/6 और यहाँ पे D/6 या H/6 जो यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। चलिए फिर, तब ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनकी वजह से कई सारे क्वेश्चंस में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लोगे। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हमारे पास एक क्यूबिकल कास्टिंग है, एक क्यूबिकल कास्टिंग थी जिसके सॉलिडिफाई होने में 5 मिनट का टाइम लगता है। ओके, एक दूसरी हमारे पास क्यूबिकल कास्टिंग है, सेकेंड क्यूबिकल कास्टिंग, which is 8 times heavier than फर्स्ट कास्टिंग। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपसे पूछा गया है कि सेकेंड क्यूबिकल कास्टिंग का सॉलिडिफिकेशन टाइम बताओ। सर वॉल्यूम सरफेस एरिया दोनों का सेम है। बेटा क्वेश्चन का जो डेटा दिया है वो मैंने कंप्लीट यहां लिख दिया है, आप उसको पढ़िए और खुद समझिए कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में और क्या आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आपके पास 10 मिनट, 20 मिनट, 80 मिनट, 320 मिनट। ठीक है, मटेरियल सेम है, ये मैं बता सकता हूं। यहां पे आपको अभी तक लिखा नहीं मैंने, सेम मटेरियल है, ये आपको इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। सर 20 मिनट। सेम मटेरियल। ओके, कितना होगा आंसर? किसी ने बोला 20 मिनट्स। यस सर 20 मिनट्स। क्या बाकी लोग इनकी बात से एग्री करते हैं? ट्वेंटी या 320? सर 20 होगा। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है 20 मिनट्स। ठीक है, ये 8 टाइम्स हैवियर दिया हुआ है, ना कि 8 टाइम्स बिगर। ओके डियर स्टूडेंट्स, कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई क्यूबिकल कास्टिंग है, सर ने तो ये बताया कि T2/T1 जो होता है वो
L2 बाई L1 का स्क्वायर के बराबर होता है। तो L2 में 8L मान लूं, L1 L मान लूं, तो यहाँ पर इसका ये 8 का स्क्वायर मतलब 64 और ये 5, तो 5 और 64 मल्टीप्लाई करके T2 जो हो जाएगा 5 इंटू 64 320। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको ये नहीं दिया है कि L2 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ L1, ऐसा नहीं दिया है। हैवियर दिया हुआ है, लार्जर या बिगर नहीं दिया हुआ है। तो आपको ख्याल करना होगा, देखना होगा कि यहाँ पर हैवी अगर वॉल्यूम अगर मतलब कि मास अगर 8 गुना है तो उसके हिसाब से लेंथ कितने टाइम्स होगी वो आपको चेक करना होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पर दिया हुआ है कि M2 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ M1। ओके, M2 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ M1। तो हमें ये पता होता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो M इक्वल टू रो V ऐसा हो जाएगा। तो M2 क्या हो जाएगा, रो V2 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ रो V1। अब चूंकि सेम मटेरियल है तो रो तो सेम ही होगा ना, ये तो अलग अलग होगा नहीं। तो यहां पर ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये V2 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ V1 ऐसा आ जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ V1 आ जाएगा। क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब होता है। तो ये L2 का क्यूब हो जाएगा ये, और ये 8 टाइम्स ऑफ L1 का क्यूब है। तो L2 क्यूब इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ L1 क्यूब है, यानी कि L2 और L1 में क्या रिलेशन आ गया, L2 हो गया 2 टाइम्स ऑफ L1। L2 आ गया 2 टाइम्स ऑफ L1। ठीक है, L2 आ गया 2 टाइम्स ऑफ L1, यानी कि L2 बाई L1 क्या हुआ, ये आ गया 2। पहले जहां लोग गलती से सोच रहे थे कि L2 बाई L1 8 है, ऐसा नहीं है दोस्तों, L2 बाई L1 यहाँ पे है 2। तो जब हमें L2 बाई L1 पता चल गया तो बस T2 बाई T1 तो पता है ही कि L2 बाई L1 का स्क्वायर होता है। तो ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो T2 हो जाएगा 4 इंटू T1। T1 दिया हुआ है 5, 20 मिनट्स एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप लोगों की थोड़ी दिमाग की बत्ती जल रही होगी और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों में से काफी स्टूडेंट ब्रिलियंट हैं, अच्छा दिमाग चलता है उनका। क्योंकि इस क्वेश्चन में तो मैंने कई जगहों पे देखा है कि पूरा बैच का बैच साफ हो जाता है, सही आंसर नहीं दे पाता है। और अगर आपके बैच में से आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहां पर हेडिंग डालते हैं कि ये जो हमारे पास जो शेप है, मैंने बताया कि जनरली एक आपके पास क्यूब, दूसरा एक स्फीयर और एक सिलेंडर। ये तीन हम सिलेंडर भी कैसा जिसका हाइट और डायमीटर एक बराबर हो। ठीक है ना, ओहो, सिलेंडर भी कैसा इसका हाइट और डायमीटर एक बराबर हो। तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट शेप कौन सा है हमारे लिए कि हम लोग राइजर बनाएं, तो किस शेप का बनाएं और क्यों। क्यों ऐसा होता है कि जब भी कभी हम लोग राइजर का डायग्राम हम लोग देखते हैं किसी भी बुक में, तो वो सिलिंड्रिकल शेप के राइजर ही हमें दिखाई देते हैं। तो क्या इंडस्ट्री में भी हमेशा ऐसा होता है या फिर बस ये एक कोइंसिडेंस है कि बुक में सारे के सारे राइजर सिलिंड्रिकल शेप के दिखाई देते हैं। ओके,
तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग इस चीज को चेक करते हैं। ये देखते हैं कि इन तीनों शेप्स में से क्यूब, स्फीयर और सिलेंडर में से कौन सा शेप मोस्ट इफेक्टिव शेप है राइजर बनाने के लिए, और क्यों ऐसा होता है। राइजर के लिए बेस्ट सुटेबल शेप पता करने जा रहे हैं हम लोग। इसी टॉपिक को हम लोग कुछ जगहों पर, कुछ बुक्स में अवेलेबल शेप्स फॉर राइजर भी कुछ टीचर्स भी अपने नोट्स में लिखवाते हैं, और कुछ बुक्स में भी ऐसे ही दिया रहता है। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी राइजर का शेप अगर हमें देखना है कि सबसे बेस्ट शेप कौन सा है, तो सबसे बेस्ट राइजर जो होता है वही राइजर होता है जो कि लंबे समय तक लिक्विड स्टेट में रहता है, जिसका हीट ट्रांसफर रेट सबसे कम होता है। ओके, जिससे सबसे स्लोली स्लोली हीट बाहर निकल रही हो, जो सबसे लंबे समय तक लिक्विड स्टेट में रहे, जिस राइजर में मोल्टेन मेटल सबसे लंबे समय तक लिक्विड स्टेट में है, वो राइजर आपका सबसे मोस्ट इफेक्टिव राइजर कहलाता है। तो यहां पर हम लोग सुटेबिलिटी चेक करने के लिए, इन तीनों शेप की सुटेबिलिटी चेक करने के लिए ये चेक करेंगे कि इन तीनों में से सबसे लंबे समय तक कौन सा राइजर लिक्विड स्टेट में रहता है। तो लिक्विड स्टेट में मतलब लंबे टाइम तक लिक्विड स्टेट में रहने का मतलब किस वाले शेप का सॉल्डिफिकेशन टाइम सबसे ज्यादा है। जिसका सॉल्डिफिकेशन टाइम सबसे ज्यादा होगा उसके लिए हम लोग ये कहेंगे कि हाँ भाई ये शेप जो है ये आपका सबसे बेस्ट सुटेबल शेप है। ओके, तो ये जो हमारा जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन एक तरीके से किस पे आ गया, ये डिस्कशन आ गया कंपैरिजन ऑफ सॉल्डिफिकेशन टाइम पे आ गया। कंपैरिजन ऑफ सॉल्डिफिकेशन टाइम फॉर डिफरेंट शेप्स फॉर डिफरेंट शेप्स। कौन सा शेप, स्फीयर, सिलेंडर, एक ऐसा सिलेंडर जिसका हाइट और डायमीटर एक बराबर हो, और क्यूब। ओके, बट ऑफ सेम मटेरियल। इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये जो कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, भले ही अलग अलग शेप में कर रहे हो, लेकिन मटेरियल सेम है, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि ये जो सॉल्डिफिकेशन टाइम का जो फॉर्मूला है, सॉल्डिफिकेशन टाइम का फॉर्मूला, ये सॉल्डिफिकेशन टाइम ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो वॉल्यूम और एक सरफेस एरिया। ओके, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है सॉल्डिफिकेशन टाइम। तो एक बार जो कैलकुलेशन होगी वो वॉल्यूम को माइंड में रखते हुए होगी, और एक दूसरी बार आप लोग देखेंगे सरफेस एरिया को माइंड में रखते हुए। पहली बार लेट अस सपोज हमने मान लिया केस 1 क्या है, केस 1 हमने मान लिया कि केस 1 हमने ये मान लिया कि वॉल्यूम इन तीनों शेप का, हमने राइजर बनाया है अलग अलग शेप का, लेकिन उन तीनों का वॉल्यूम एक बराबर है। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिलेंडर एंड क्यूब आर इक्वल। ओके, या ऐसे लिख लीजिए, इफ द स्फीयर
सिलेंडर, सिलेंडर कैसा, जिसका हाइट और डायमीटर एक बराबर होते हैं, एंड क्यूब आर ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ओके, आर ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहां पर देखो क्या होता है, आप ये कह रहे हो, आप एक तरीके से ये कह रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, ये बराबर है वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार क्या कर रहा हूं, मैं एक बार इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को एक बराबर ले रहा हूं। तो इसमें मैं कुछ चीजें देखूंगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पहले भी हम लोगों ने देखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने पहले भी देखा है कि ये 4 पाई आर क्यूब जो होता है, 4 पाई आर क्यूब को अगर आप लिखो, नहीं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर को अगर आप d/2 लिख दो तो ये हो जाएगा d³/6। ओके, d³/6 हो जाएगा। ओके, नहीं नहीं सर नहीं, 8 हो 8 हो जाएगा, d³/8 हो जाएगा ना, 6 कहां से, वो कुछ चीजें माइंड में ऐसी छप जाती हैं कि वो पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है ना, ये 8 हो जाएगा, और अब ये 4 से 8 कैंसिल होके हो जाएगा 2, और आंसर आ जाएगा पाई d³/6। यही लास्ट में 6 आता है, तो ये माइंड में से हट ही नहीं रहा था, d³/6 आ जा रहा था। तो आप देख सकते हो कि स्फीयर का वॉल्यूम अगर डायमीटर के टर्म्स में लिखें तो पाई/6 इंटू d³ ऐसा आता है हमारे पास फाइनल आंसर। तो ये लिख सकते हो आप पाई d³/6। स्फीयर है तो यहाँ पे s लगा दिया। सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई/4 d²h, पाई/4 d²h। तो h और d एक बराबर हैं, तो ये हो जाएगा पाई/4 d³। ओके, सिलेंडर है तो यहाँ पे c लगा दिया। ये पाई/6 d³, ये पाई/4 d³। तो यहां से मुझे ds/dc आप सॉल्व करोगे तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये ds³/dc³ क्या होगा, 6/4 होगा, 6/4। अब ये क्यूब को मैं उधर ले जाऊंगा, 6/4 में क्यूबिक रूट करूंगा, तो 6/4 का मतलब 1.5 होता है। तो क्यूबिक रूट ऑफ 1.5 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ds/dc का क्यूब क्या है, ये आ रहा है आपके पास 1.5 आ रहा है। तो यहां से आपको पहले तो ds/dc निकालना पड़ेगा, और फिर तब ds/dc निकाल करके तब आगे यूज करना होगा। यहां से जब आप ds/dc निकालोगे तो ये आ जाएगा 1.145 जितना, 1.145 जितना। ओके, अब मुझे पता है कि जब मुझे सॉलिडिफिकेशन टाइम का कंपैरिजन करना है, स्फीयर का सॉलिडिफिकेशन टाइम डिवाइडेड बाय सिलेंडर का सॉलिडिफिकेशन टाइम, ये क्या होगा, वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर उसका स्क्वायर, और नीचे में वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर उसका स्क्वायर। तो स्फीयर का वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया क्या होता है, d/6 होता है, और सिलेंडर के लिए भी यही d/6 होता है। ठीक है ना, और इन दोनों का स्क्वायर करना होगा।
तो मुझे ये आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा डी एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी सी का स्क्वायर। अब मैंने निकाल रखा है कि ds बाई डी सी ये होता है 1.145, तो इसका स्क्वायर कर लेता हूं। 1.3102। ये आ जाएगा 1.31 आ गया आपके पास आंसर। ओके, 1.31 आ गया। तो ये जब वॉल्यूम बराबर होते हैं उस समय स्फीयर का जो सॉलिडिफिकेशन टाइम आता है और सिलेंडर का जो सॉलिडिफिकेशन टाइम आता है, उनके बीच में एक ऐसा रिलेशन बनता है। ठीक है, एक तो ये आ गया मेरे पास रिलेशन, ये हो गया रिलेशन नंबर ए। ऐसे ही मैं जब आगे बढ़ूंगा, एक बार मैंने क्या किया, एक बार मैंने स्फीयर और सिलेंडर को एक बराबर ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्फीयर और क्यूब को एक बराबर ले लूं, इनके बीच में कंपैरिजन कर लूं। अच्छा, यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो इसको अपने कुछ और कर देते हैं, दो ए रहेंगे तो पता नहीं चलेगा। इसको 1 कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लेट अस टेक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मैं ले रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पहले ही देखा है, π/6 ds क्यूब, और क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला L क्यूब। तो यहां से मेरे पास ds बाई एल का क्यूब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/π। 6/π की वैल्यू क्या होती है, 6/π की वैल्यू आप निकालोगे 1 ओके, ये आ गया 6/π। यहां से आप ds बाई एल निकालोगे तो ये आ जाएगा 1.24। ये ds बाई एल आ गया 1.24। अब मुझे सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालना है किसका, ये स्फीयर और सिलेंडर के बीच में मैं, नहीं यार ये सिलेंडर थोड़ी, ये तो क्यूब है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, बोल रहा हूँ कुछ और लिख रहा हूँ कुछ और, ये तो क्यूब है ना। ये क्यूब आ गया, ये हो जाएगा ds का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर। दोनों में 6 6 रहेगा, वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये ds बाई एल का स्क्वायर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही ये ds बाई एल निकाल रखा है, ये कितना है, ये है 1.24। तो ये भी आपके पास ये 1.24 का स्क्वायर 1.54। ये आंसर कुछ आपका 1.54 जितना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से मुझे एक और रिलेशन मिल गया, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्फीयर जो होता है और सेम मटेरियल का इक्वल वॉल्यूम का अगर मैं क्यूब बनाता हूं तो उसके सॉलिडिफिकेशन टाइम में ये रिलेशन आता है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। इसको अपने डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और अब यहां पर हमारा ये जो पहला वाला जो वॉल्यूम वाला जो इक्वल वॉल्यूम वाला जो केस 1 था, इसमें मेरे पास एक इक्वेशन आई है 1 और एक दूसरी इक्वेशन आई है 2। इन दोनों को मैं जब यूज करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये मैं देख सकता हूं कि सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्फीयर, उसके बाद फिर आगे
सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर ये है 1.31, और सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब, इनके बीच में ये रिलेशन आया है। इस रिलेशन का मतलब क्या हुआ? इस रिलेशन का मतलब क्या हुआ? इस रिलेशन का मतलब ये हुआ कि यहां इन तीनों में सबसे मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है? इन तीनों में सबसे मोस्ट इफेक्टिव है इससे स्फीयर वाला। आप ये देखो, आप ये देखो दोस्तों, अगर स्फीयर को सॉलिडिफाई होने में, अगर मैं स्फेरिकल शेप का राइजर बना रहा हूं और उसे सॉलिडिफाई होने में लेट अस सपोज 100 मिनट लगते हैं, तो ये बताइए सिलेंडर को सॉलिडिफाई होने में कितने मिनट लगेंगे? 131, और क्यूब को? 154। गलत हो गया बेटा, आप लोगों ने गलत बता दिया। अरे सर सॉरी, कौन में जाएगा? अरे यार सॉरी सॉरी सर। ठीक है, ये लगेंगे 76 मिनट्स और ये लगेंगे 64 मिनट्स। ओके, ठीक है ना? हमने अगर सेम मटेरियल का सेम वॉल्यूम का 3 शेप का राइजर बनाया है, या फिर आप ये कह लीजिए 3 शेप बनाए हैं जिनके वॉल्यूम सेम है, तो क्या कहते हैं, राइजर की बात तो बाद में हो रही है, अभी केवल आप लोग शेप देख रहे हैं कौन सा शेप ज्यादा इफेक्टिव है। तो स्फेरिकल शेप जो है उसको सॉलिडिफाई होने में अगर 100 मिनट लगते हैं, तो सिलिंड्रिकल शेप को सॉलिडिफाई होने में 76 मिनट्स लगेंगे, और क्यूबिकल शेप को सॉलिडिफाई होने में 64 मिनट लगेंगे। यानी कि सबसे लंबे समय तक सबसे ज्यादा टाइम कौन सा लगा रहा है? स्फेरिकल शेप। सेकेंड नंबर पे है सिलिंड्रिकल, और थर्ड नंबर पे है क्यूबिकल। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जब वॉल्यूम बराबर रहता है तो इफेक्टिवनेस, जब इक्वल वॉल्यूम है तो उसमें इफेक्टिवनेस अगर मैं देखता हूं तो स्फीयर की इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा है। सेकेंड नंबर पे एक ऐसा सिलेंडर जिसका हाइट और डायमीटर एक बराबर हो, उसकी इफेक्टिवनेस आती है, और थर्ड नंबर पे इफेक्टिवनेस आती है क्यूब की, जब वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है ना? ये आ गया मेरा पहला वाला केस का रिजल्ट, जहां पर इक्वल वॉल्यूम मैंने लिया था। अब मैं देखता हूं सेकेंड केस, देखता हूं जहां पे मैं सरफेस एरिया को इक्वल लेके चलूंगा। क्यों मैं इन दोनों को देख रहा हूं? क्योंकि ये जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो एक बार हमने वॉल्यूम को इक्वल मान लिया, एक बार हम लोग अब सरफेस एरिया को इक्वल मानने जा रहे हैं। वॉल्यूम के हिसाब से हमने देख लिया कि अगर वॉल्यूम बराबर हो तो कौन सा शेप सबसे इफेक्टिव है। अब आइए देखते हैं सरफेस एरिया के हिसाब से। क्या लिखा था वहां पे? केस 1 था, अब की बार केस 2 है। केस 2 कहता है कि इफ द स्फीयर cylinder and cube are of equal surface area, अगर ये तीनों इक्वल सरफेस एरिया के हैं तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ऐसा हमने माना है। सबसे पहले यहां पर हम लोग इन दोनों को इक्वल लेके चलते हैं, जहां पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर हमने लिया है। यहां पर स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर को अगर मैं d/2 लिखूं तो ये हो जाएगा 4 पाई d स्क्वायर बाई 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई d स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा। स्फीयर है तो d के साथ मैंने s लगा दिया। ओके, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की जब बात करेंगे तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो आता है वो कुछ 3/2 पाई डी स्क्वायर ये आता है सिलेंडर का सरफेस एरिया। ये हो जाएगा 3/2 पाई डी स्क्वायर। ये सिलेंडर है तो डी के साथ हमने सी लगा दिया। ओके, अब यहां पर पाई से पाई कैंसिल, ds बाई dc का स्क्वायर क्या आ रहा है मेरे पास, 1.224। नहीं स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर, ये तो वही 3/2 यानी 1.5 ही है ये तो, ठीक है ना। ds बाई dc का स्क्वायर 1.5 ही आ रहा है। मुझे अब बार बार यहाँ पर अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यूज तो स्क्वायर ही तो करना होता है। मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन। नाउ वी कैन से दैट कि सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर, ये क्या आएगा, ये ds बाई 6 का स्क्वायर, स्फीयर के डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिलेंडर के डायमीटर बाई 6, dc बाई 6 का स्क्वायर। तो बाई 6 कैंसिल हो जाएंगे, यही मेरे पास आ जाएगा ds बाई dc का स्क्वायर आ जाएगा। और ds बाई dc का स्क्वायर हमने पहले देख रखा कि 1.5 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 1.5 टाइम्स सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर। ये एक रिजल्ट हो गया, पहला रिजल्ट। ओके, अब जब मैं आता हूं इस पे, अब जब मैं स्फीयर और क्यूब के सरफेस एरिया को एक बराबर ले लेता हूं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो यहां पर ये पाई ds स्क्वायर इक्वल टू 6l स्क्वायर हुआ। तो ये आपके पास ds बाई l का स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया 6/पाई। 6/पाई का मतलब 1.91। ओके, ये ऐसा कुछ आ गया। तो बस अब हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्फीयर एंड सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब, जिनके सरफेस एरिया एक बराबर हैं और सेम मटेरियल के हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये होता है आपके पास स्फीयर का स्क्वायर, ये हो जाएगा ds का स्क्वायर, ds बाई 6 का स्क्वायर, और ये l बाई 6 का स्क्वायर। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया हमारे पास, सिंपल यही बचा 1.91। तो यहां से एक और आ गया मेरे पास
ये आ गया सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्फीयर जो होता है वो 1.91 सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब होता है। ठीक है ना? तो इनको हम लोग मान लेते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर सी और ये हो गया इक्वेशन नंबर डी। अच्छा नहीं, सर सरफेस एरिया तो सर रेसिप्रोकल होगा ना सर, एल बाई डी एस करना चाहिए फिर से तो अपने को। हाँ सर जैसे सरफेस एरिया तो उसके नीचे होता है ना, वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया, तो सरफेस डीएस तो नीचे आना चाहिए और एल ऊपर आना चाहिए। अरे बेटा अभी तो तुम सर यही तो लेके चल रहे हो तुम। सर इसका फॉर्मूला ले रहे हो ना, सॉलिडिफिकेशन टाइम का फॉर्मूला ले रहे हो ना। सॉलिडिफिकेशन टाइम के फॉर्मूले में वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया दोनों ही अच्छा आएगा ठीक ना। है सर, ठीक ठीक सर। और वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया जो होता है वो हमने पहले से निकाल रखा है कि तीनों के लिए बाई सिक्स बाई सिक्स बाई सिक्स आता है। ठीक है ना? तो हम लोग वही लेंगे। ठीक है ना? अभी इसको ये थ्री और मतलब सी और डी नहीं बल्कि थ्री और फोर ले लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गया, ये इक्वेशन नंबर फोर हो गया। तो थ्री और फोर से हमें क्या पता चला? थ्री और फोर से फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर वी कैन से दैट कि सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्फीयर जो है वो 1.5 टाइम्स सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर है और ये 1.91 टाइम्स सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब है। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो मेंस का जो पेपर हुआ उसमें ये पूरा प्रूफ आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है? और इसके बेसिस पे बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गेट वगैरह में या और दूसरे कंट्री एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये देखिए यहां पर हमारा एक ये आया था, स्फीयर सिलेंडर और क्यूब का ये रिलेशन था। अभी क्या हो रहा है कि अगर ये मान लिया आपका ये समथिंग अगर 100 मिनट लगते हैं, स्फीयर को सॉलिडिफाई होने में 100 मिनट लगते हैं, तो सिलेंडर को सॉलिडिफाई होने में ये लगेंगे आपके 67 मिनट 67। और ये क्यूब को सॉलिडिफाई होने में कुछ लगभग 52 मिनट जैसे। 52.35। हाँ, तो ये कुछ लगभग 53 मिनट लगेंगे। तो आप देख सकते हो सबसे लंबे समय तक लिक्विड स्टेट में रहेगा स्फीयर वाला, सेकेंड नंबर पे सिलेंडर वाला, थर्ड नंबर पे क्यूब वाला। ओके, तो इस डेटा का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो जैसे आपने पहले लिखा था यहाँ पर कि यहाँ पर जब इक्वल वॉल्यूम होता है तो इफेक्टिवनेस स्फीयर नंबर 1 पे, सिलेंडर नंबर 2 पे और क्यूब नंबर 3 पे। तो यहाँ पर भी जब हमारे पास इक्वल सरफेस एरिया का केस है, अभी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन इक्वल सरफेस एरिया, तब यहां पर इफेक्टिवनेस कुछ ऐसी आती है कि स्फीयर नंबर 1 पे, सिलेंडर जिसका हाइट और डायमीटर एक बराबर है वो नंबर 2 पे और क्यूब नंबर 3 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इफेक्टिवनेस, यहां पर भी वही आ गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही केस में, वो चाहे हमारा पहला केस है जिसमें कि हमने वॉल्यूम एक बराबर लिया था, वहां पर भी स्फीयर की इफेक्टिवनेस नंबर 1 पे आती है, सिलेंडर की इफेक्टिवनेस नंबर 2 पे आती है और क्यूब की इफेक्टिवनेस नंबर 3 पे आती है। ऐसे ही पहले केस में भी था और यही दूसरे केस में भी आ रहा है जहां पे हमने सरफेस एरिया को एक बराबर लिया है। तो इन दोनों ही केस में स्फीयर नंबर 1 पे, क्यूब नंबर 3 पे और सिलेंडर बीचों बीच में। ओके, तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि वो अगर मतलब यहाँ पे ये जो हमने पूरा कैलकुलेशन किया, इस पूरे कैलकुलेशन से हमें ये पता चल रहा है कि स्फेरिकल शेप का एक मिनट फ्रेंड्स, इसको जरा मैं चार्जिंग लगा दूं।
कि स्फेरिकल शेप का जो राइजर बनाऊंगा वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव होगा, वहीं सिलिंड्रिकल शेप का राइजर सेकेंड नंबर पे आएगा और क्यूबिकल शेप का राइजर थर्ड नंबर पे आएगा। ओके, ये मुझे कैलकुलेशन से पता चल रहा है। लेकिन पे जैसा कि हम लोग पहले भी कल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्फेरिकल शेप के राइजर का मतलब क्या हुआ? स्फेरिकल शेप के राइजर का मतलब ये वही हो गया जो ब्लाइंड राइजर होता है। ओके, ये हुआ स्फेरिकल शेप का राइजर। और ब्लाइंड राइजर में दिक्कत क्या है? ब्लाइंड राइजर में दिक्कत ये है कि उसको बनाना भी बहुत मुश्किल है, उसको यूज करना भी बहुत मुश्किल है, और वर्कर को भी नहीं पता चलेगा कि भाई अंदर पूरा भरा कि नहीं भरा, और साथ ही साथ गैसेस भी, वो जो एयर होगी, पहले से प्रेजेंट एयर होगी, वो भी बाहर नहीं निकल पाएगी। तो चूंकि हम लोग ब्लाइंड राइजर को तो सीधे सीधे रिजेक्ट कर देते हैं, तो हमने ये पाया इफेक्टिवनेस के ऑर्डर में पाया कि स्फीयर नंबर 1 इफेक्टिव होता है, लेकिन पे उसका उस शेप का राइजर बनाना ही बहुत मुश्किल है और यूज करने में भी बहुत दिक्कतें हैं। तो इसीलिए ना ही उसे बनाते ना ही यूज करते हैं। तो जब स्फीयर जो कि मोस्ट इफेक्टिव शेप था, जब वो रिजेक्ट हो गया, तो बचा कौन सा? सिलिंड्रिकल, सेकेंड नंबर पे। तो ये सिलिंड्रिकल जो शेप है यही शेप आप लोग हमेशा देखते हो, सभी जगहों पे देखते हो। बाकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हाइट और डायमीटर एक बराबर दिया हुआ है। बाकी आप कैसी भी हाइट और कैसा भी डायमीटर रखो, अक्सर जो आप देखते हो, अक्सर आप देखते हो तो उसमें डायमीटर कम होता है और हाइट ज्यादा होती है, ठीक है ना? अक्सर आप ऐसा देखते हो राइजर जिसमें डायमीटर कम और हाइट ज्यादा। तो कोई भी सिलिंड्रिकल शेप हो वो हमेशा ही इफेक्टिव होगा इन कंपेयर टू क्यूबिकल शेप से, ठीक है ना? आप कभी भी कैलकुलेशन कर लें, सिलेंडर और सिलेंडर की हाइट और डायमीटर के बीच में आप कोई भी रिलेशन ले लें। आप ये मान लें कि हाइट 3 गुना है डायमीटर से, हाइट 4 गुना है डायमीटर से, 5 गुना है, 10 गुना है, 20 गुना है, 50 गुना है, कितना भी आप मान लें, हमेशा ही इफेक्टिवनेस जो आएगी सिलेंडर की वो ज्यादा आएगी इन कंपेयर टू क्यूब से। तो बहुत सारी कैलकुलेशन करके पहले ही लोगों ने देख लिया है और ये फाइनल रिजल्ट दिया गया है कि क्यूबिकल शेप जो होगा वो इफेक्टिवनेस के ऑर्डर में सबसे नीचे आता है, और स्फेरिकल शेप को हम लोग बनाना बहुत मुश्किल है। तो बीच में बचा सिलेंड्रिकल शेप, यही शेप सबसे स्टैंडर्ड शेप माना जाता है और सबसे ज्यादा इसे ही यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है अभी तक, यहां तक जो समझाया? कुछ पूछना हो? नो सर। ये हमारा सबसे पहला मेथड था कोरिनोव्स रूल, ठीक है ना? राइजर डिजाइनिंग में जब हम लोग आए तो हमने देखा कोरिनोव्स रूल सबसे पहला मेथड ये है। ये किस पे बेस्ड है? वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया के स्क्वायर पे बेस्ड है। ये कहता है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द रेशियो वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कोरिनोव्स रूल के बाद एक और दूसरा रूल आता है हमारे पास, राइजर डिजाइनिंग का ही। राइजर डिजाइनिंग का एक और दूसरा मेथड आता है, वो है केन्स मेथड। केन नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये कहा कि राइजर डिजाइन को, मतलब राइजर का एक्यूरेट डिजाइन पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रीजिंग रेशियो और वॉल्यूमेट्रिक रेशियो के बीच में एक कर्व डिजाइन करते हैं, और फिर हम लोग कोई एक क्या करते हैं, कोई एक हम लोग राइजर डिजाइनिंग करते समय जैसा हमें डेटा गिवन है उस डेटा के हिसाब से हम लोग कोई एक सपोज कर लेते हैं कि लेटर सपोज ये होगा, इतना आएगा डायमीटर होना चाहिए। तो उस सपोज किए हुए डेटा को उस टेबल पे पुट करके देखते हैं, अगर हाइपरबोलिक कर्व के ऊपर आ रहा है तो ठीक है, हाइपरबोलिक कर्व के नीचे आ रहा है तो खराब है। ओके,
मैं समझाता हूं फिर से क्या है इस मेथड में। प्रीवियस मेथड में देखो स्टूडेंट्स, प्रीवियस मेथड में आपको होता क्या था, प्रीवियस मेथड में आपको डायरेक्टली ये पता चलता था कि क्या साइज होगा राइजर का, राइजर का क्या साइज होगा, ये आपको डायरेक्टली पता चल सकता था बड़ी आसानी से। मैंने अगर आपको बता दिया कि भाई जितना भी हमारा ये वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया है राइजर का, वो हर हाल में कास्टिंग के वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया से ज्यादा होना चाहिए, हमें ये चीज पता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग करते क्या हैं, और वॉल्यूम जो रखना है वो जितना वॉल्यूम इसका मतलब श्रिंकेज का जो वॉल्यूम होता है उससे कम से कम 3 गुना या उससे ज्यादा रखना है। ठीक है ना। तो इन दोनों डेटा का इस्तेमाल करके, इन दोनों डेटा का इस्तेमाल करके हम लोग बड़ी आसानी से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि राइजर का कितना हम लोगों को डायमेंशन रखना है। ठीक है ना। जैसे प्रीवियस केस था, इस प्रीवियस केस में ये वाला जो केस था, यहां जो एग्जांपल लिया मैंने, ये 105 mm क्यूब जब मुझे पता चल गया कि भाई बैक फीडिंग हो रही है 35 mm क्यूब की, तो मुझे वॉल्यूम जो रखना होगा वो कम से कम मिनिमम इतना रखना होगा, मिनिमम वॉल्यूम 105 मिलीमीटर क्यूब रखना होगा। ओके, तो अब मुझे ये पता चल गया, और इसी के साथ साथ मैं ये पता कर लूं कि भाई वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबिकल कास्टिंग ये क्या है, ये 10 × 10 × 10 है ये। ओके, तो ये क्यूबिकल कास्टिंग का वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया क्या है, ये आपका L/6। L कितना है, यहाँ पे 10 है, तो 10/6 मतलब 5/3 मतलब 1.667। ओके, ये इतना आ रहा है। तो ये है कास्टिंग का वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया। अब राइजर का जो वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया होता है, राइजर का जो वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया होता है वो हर हाल में ज्यादा होना चाहिए कास्टिंग के वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया से। मुझे पता है कितना ज्यादा होना चाहिए, 10 से 15% ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि लगभग ये सॉरी कास्टिंग के वॉल्यूम, ये कास्टिंग का वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया है, राइजर का वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया इससे ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 10 से 15%। मैंने मान लिया कि लगभग 2 रख लिया मैंने। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लगभग लगभग 2 रख लिया। वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऑफ राइजर जो आया, लेट अस सपोज ये मैंने ले लिया 2 ले लिया है। ओके, ये 2 ले लिया है। अब इसके हिसाब से मुझे वॉल्यूम चूंकि पता है, वॉल्यूम मुझे पता है कि कम से कम 105 mm क्यूब का तो वॉल्यूम रखना ही रखना है। तो सरफेस एरिया ऑफ राइजर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ राइजर मुझे पता चल गया कि ये 105/2 यानी कि लगभग कुछ 55 या 52.5 के आसपास। ये जो भी सरफेस एरिया में बनाऊं वो ऐसा बनाऊं कि उसका जो भी शेप में बनाऊं वो ऐसा बनाऊं कि उसका सरफेस एरिया 52.5 mm स्क्वायर से ज्यादा हो। इससे मुझे बड़ी आसानी से चीजें कैलकुलेट में कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, ये मेथड तो ऐसा था, लेकिन पे अब बार बार ऐसी सिंप्लिसिटी नहीं आएगी, आगे चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती जाती हैं, और इसीलिए जो चीजें डिफिकल्ट होती हैं वो रियल लाइफ में कम यूज की जाती हैं। अब ये लगभग लगभग ये सारी जितनी भी खोज हुई थी, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उस टाइम पे लोगों ने अपने अपने देशों में, अपने अपनी कंट्रीज में सर्च किया था कि भाई सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड कौन सा है, और उस टाइम पे लोग एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते थे डेटा। लेकिन बाद में जब दुनिया खुली और चीजें सारी की सारी स्मूथ हुई, तो लोगों ने डेटा शेयर करना शुरू किया। तो लोगों ने देखा कि भाई रशिया में कहीं किसी ने कुछ सर्च किया है, किसी ने यूएसए में कुछ सर्च किया, किसी ने जर्मनी में कुछ खोजा है। ठीक है ना, तो सबसे मोस्ट सुटेबल मेथड पाया गया कोरिनोस मेथड, कोरिनोस रूल, और वही सबसे ज्यादा यूज होता है आज के डेट में। बाकी भी मेथड आप लोग थोड़ा थोड़ा जान लीजिए कि वो है क्या क्या। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा इस वाले मेथड में, इसमें आपको फ्रीजिंग रेशियो और वॉल्यूमेट्रिक रेशियो के बीच में आपको एक कर्व बनाना होता है। फ्रीजिंग रेशियो क्या है, freezing ratio is the ratio between
सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम ऑफ राइजर। ओके, ये है आपके पास फ्रीजिंग रेशियो, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, फ्रीजिंग रेशियो को एक्स से डिनोट करते हैं। ओके, दूसरा है हमारे पास वॉल्यूम रेशियो या वॉल्यूमेट्रिक रेशियो। इसे हम लोग y से डिनोट करते हैं। ये क्या है? ये है वॉल्यूम ऑफ राइजर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ। अब जब आपको x और y ये दोनों पता चल गए, ये फ्रीजिंग रेशियो x, ये वॉल्यूमेट्रिक रेशियो y, तो इनके बीच में जो केन्स फॉर्मूला है, जो मेन वाला जो केन्स फॉर्मूला है वो क्या है? केन्स फॉर्मूला क्या कहता है? केन्स फॉर्मूला कहता है कि x इक्वल टू a बाई में y माइनस बी प्लस सी। इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप लोगों को एक कर्व मिलेगा, हर एक अलग अलग मटेरियल का एक अलग अलग कर्व मिलेगा। ओके, हर एक अलग अलग मटेरियल का एक अलग अलग कर्व मिलेगा, और वो अलग अलग कर्व को आपको यूज करके देखना है कि जो भी हिट एंड ट्रायल बेसिस पे जो भी डायमेंशन माना गया है, क्या वो डायमेंशन करेक्ट है कि नहीं। यहां पे पहले ये जान लीजिए कि ये ए, बी और सी क्या है। ए है फ्रीजिंग कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। ए इज freezing characteristic constant. Okay, b is solidification characteristic constant. Okay, and c is relative freezing rate of riser and casting. Okay दोस्तों, रिलेटिव फ्रीजिंग रेट ऑफ राइजर एंड कास्टिंग, ये याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि ये हर एक मटेरियल के लिए केन साहब ने बड़ी मेहनत करके, उनके कुछ और भी, उनसे भी पहले कुछ साइंटिस्टों ने कुछ रिसर्च करी थी, उन रिसर्चेस का यूज करके हर एक अलग अलग मटेरियल के लिए केन साहब ने ये ए, बी और सी कैलकुलेट कर रखा था। ठीक है ना, ए, बी और सी इन्होंने कैलकुलेट कर रखा। और फिर इन्होंने क्या किया कि एक ये डायग्राम बनाते थे। ये एक हाइपरबोलिक कर्व बनता था। ठीक है ना,
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है। ओके, ये एक हाइपरबोलिक कर्व बनता था। इसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये है y, ये है x। y का मतलब फ्रीजिंग वॉल्यूमेट्रिक रेशियो और x पे हम लोग दिखा रहे हैं फ्रीजिंग रेशियो। ओके, ये जो कर्व बना है, आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि भाई कास्टिंग का तो जो आपको डायमेंशन है वो तो पता ही रहेगा। जैसे कि मुझे एक कास्टिंग बनानी है 10 क्रॉस 10 क्रॉस 50 की, मान लो ये दे दिया मुझे, या 10 क्रॉस 20 क्रॉस 50 की, ये मुझे एक कास्टिंग बनानी है। अब इसके लिए बताओ कि क्या कहते हैं राइजर का डायमेंशन क्या होगा, और ये किसी एक्स मटेरियल का बना हुआ है, या मतलब किसी एम मटेरियल का बना हुआ है। तो एम मटेरियल का जो ये कर्व है, वो कर्व मैं पहले खोलूंगा, ठीक है ना। एम मटेरियल का कर्व मैं पहले खोलूं, और इसमें दो तरीके हैं सॉल्व करने के। या तो मैं ये मान लूं, कुछ भी मैं मान लूं कि लेटर सपोज 50 mm होना चाहिए डायमीटर और हाइट होना चाहिए राइजर का। तो अब मैं क्या करूं, मैं एक बार क्या करूं कि मैंने ये मान लिया कि 50 mm होना चाहिए, तो राइजर का जो वॉल्यूम है 50 mm के हिसाब से मुझे वो पता चल जाएगा, और कास्टिंग का जो वॉल्यूम है ये तो डेटा मुझे दे ही रखा है, ये मुझे पता चल जाएगा। यहां से मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं, आ गया मेरे पास y की वैल्यू आ गई। ओके, उसके बाद फिर कास्टिंग का सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है उसको मैं डिवाइड करके ये निकाल लूं सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। ओके, यहां मुझे डेटा दिया, उससे मैंने सरफेस एरिया निकाला और वॉल्यूम निकाला। ठीक है, राइजर का मैंने मान लिया है कि भाई 50 mm होना चाहिए डायमीटर और हाइट, तो उसके हिसाब से सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम जो होगा वो मैं निकालूंगा और यहां पे रख दूंगा। कास्टिंग का डेटा गिवन है तो ये निकाल लिया, फिर राइजर का हमने माना है तो ये निकाल लिया, आपस में डिवाइड करके मैं एक्स पता कर लूंगा। ऐसे ही मैंने एक बार राइजर का मैंने अपनी तरफ से निकाल लिया और कास्टिंग का दिया हुआ है, तो इनको डिवाइड करके मुझे y मिल गया। तो x की एक वैल्यू मुझे मिल रही है, y की एक वैल्यू मुझे मिल रही है। मैं इस डायग्राम में पुट करूंगा उस मटेरियल का जो डायग्राम जो केन साहब बना के दे के गए हैं, उस डायग्राम उस मटेरियल को मैं खोलूंगा, वहां पर जो मैंने x जब मैंने माना है कि डायमीटर 50 mm है, उसके हिसाब से जो x मिला है और जो y मिला है, वहां पर मैं पुट करके देखूंगा कि भाई किस जगह पर आ रहा है। ठीक है ना, ये x और ये y किस जगह पे आ रहे हैं। अगर मान लिया कि x और y मुझे यहां कहीं मिला, इस डायग्राम के ऊपर मिला, ठीक है ना, x कुछ मेरा ऐसा मिला, यहां पे x मिला, और y कुछ यहां पे मिला, ठीक है ना, तो ये मुझे मिल जाएगा, ये पॉइंट मिलेगा, और ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर आ रहा है। तो मतलब कि ये आपका जो मैंने माना है 60 mm जो माना है मैंने, ये 50 mm जो भी मैंने माना है वो मैंने सही माना है। इस साइज का जो राइजर होगा वो एक साउंड कास्टिंग प्रोड्यूस करेगा, एक अच्छी कास्टिंग प्रोड्यूस करेगा। ओके, वही अगर मैंने मान लिया कि 50 mm लिया था, उसकी वजह से x तो इतना आ रहा है, ओके, x तो इतना आ रहा है, लेकिन पे y क्या आ गया, y कुछ यहां पे आ गया। ओके, तो उस केस में जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट यहां आ जाएगा। तो ये चीज गड़बड़ हो गई, इस लाइन से नीचे आ गई, ये गलत हो गया, ये वाला सही था, ये साउंड कास्टिंग की निशानी थी। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहां पर तो आता रहे आपका y यहीं पे आए, आपकी बार x हो सकता है कहीं यहां कहीं आ जाए। ओके, तो ये y और ये x मिला करके यहां पे पॉइंट आ गया, ये भी नीचे आ गया। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है, अपने को चेक करना पड़ेगा। अब इसमें हिट एंड ट्रायल चलेगा बार बार आपका। आप देखो कि भाई मैंने एक बार 50 लिया, लेटर सपोज ऊपर आ गया, बहुत ऊपर आ गया, यहां कहीं आ गया, बहुत दूर चला गया, तो ये भी ठीक नहीं है। भले ही मतलब है, लेकिन पे इसमें वेस्टेज होगा आपका मटेरियल, बाकी ये काम अपना करेगा परफेक्ट तरीके से, लेकिन वेस्टेज होगा मटेरियल। तो इस लाइन के ऊपर रहे लेकिन नजदीक से नजदीक रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये दो वैल्यूज आ रही है मेरे पास, लेटर सपोज ये दो वैल्यूज आ रही हैं, एक राइजर की ये वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, एक ये वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, तो ये वाला ज्यादा अच्छा है जो ज्यादा से ज्यादा नजदीक है। ठीक है ना,
तो एक बार मान लिया मैंने 50 mm देखा, सपोज किया, तो उसमें आंसर सही आ रहा था, ओके आ रहा था। फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत दूर है, चलो छोटा कम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं 10 mm देखते हैं। तो 10 mm में नीचे आ गया, गड़बड़ हो गया, आंसर गलत हो गया। फिर मैंने क्या किया, 40 पे देखा, तो 40 पे यहाँ कहीं आ रहा है। फिर मैंने 20 पे किया तो उसके नीचे हो गया, तो 20 वाला जो नीचे है वो तो मुझे लेना ही नहीं किसी हालत में, जो ऊपर है वो एक बार 50 लिया, एक बार 40 लिया। अब मैं एक बार 25 लेके देखता हूँ, तो थोड़ा सा इसमें नजदीक आ रहा है, तो हाँ मैं ये मान लूँ कि हाँ भाई 25 वाला सही है, सबसे सही है। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, ओके। या तो आप ऐसा कीजिए, या तो आप ऐसा कीजिए कि आपने जो डायमेंशन माना है, जो डायमेंशन माना है उसके हिसाब से, अच्छा हाँ, अच्छा दूसरा तरीका ये होता है, एक तो जब आप डायमेंशन मान लेते हो तो आप इस डायग्राम में आते हो, ओके। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने ले लिया कि हाँ भाई जो मैं बना रहा हूं राइजर, वो उसका डायमेंशन डी है या एल है, ओके। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ राइजर क्या हो जाएगा, राइजर का वॉल्यूम आप निकाल लोगे, सिलेंड्रिकल शेप है, एच और डी एक बराबर है, तो उसके हिसाब से आपने वॉल्यूम निकाले, डी के टर्म्स में आएगा। कास्टिंग का वॉल्यूम आपको पता है, तो यहाँ पे समथिंग डी के टर्म्स में आपके पास कुछ एक वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू डी के टर्म्स में आ गई, और फिर इसी तरीके से ये डी क्यूब के टर्म्स में आएगी, वॉल्यूम तो डी क्यूब में आएगा, और ये सरफेस एरिया होगा ये डी स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखोगे डी स्क्वायर में, और यहाँ पे ये वाई की वैल्यू ये डी क्यूब में यहाँ रखोगे। अब इस इक्वेशन को पूरे सॉल्व करोगे, इसमें आपके पास ये इक्वेशन सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, ये भी आपको ए बी और सी भी अलग अलग मटेरियल के अलग अलग दिए रहते हैं, जैसे ये डायग्राम दिया रहता है वैसे ही ये मटेरियल का ए बी सी भी दिया रहता है टेबल में। तो आपको केन साहब की बुकलेट खोलनी होगी, उसमें टेबल देखनी होगी, और उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। समझ में आया क्या? हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चीजें समझ में आई क्या? बाकी देखिए, ये केन्स मेथड या फिर बाकी आगे जो भी मेथड है, ये केन्स मेथड तो इतना डिफिकल्ट है कि इसके ऊपर तो मेंस में भी, ये जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस है वहां पे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन है सिलेबस में तो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पूछते क्या है लोग, लोग आपसे ये पूछते हैं, 4-5 चीजें पूछते हैं कि भाई ये बताओ, पहली बात तो फ्रीजिंग रेशियो क्या होता है, तो कभी ये दे देगा कि वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाई वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया ऑफ राइजर, ये गलत हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि भाई सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग है। फ्रीजिंग रेशियो अक्सर पूछते हैं, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो क्या होता है ये पूछते हैं। केन्स फॉर्मूला ये तक पूछा है गेट एग्जाम में, गेट एग्जाम में ये तक पूछा है कि बताइए अगर ए बी और सी का अपना यूजुअल मीनिंग जो होता है वही यूजुअल मीनिंग है, तो केन्स फॉर्मूला कैसा होता है, x इक्वल टू ए बाई वाई, और फिर ऐसे लिखा हुआ था कुछ ऐसा, मतलब कि एक ऑप्शन a बाई वाई माइनस में b प्लस में c, ऐसा कुछ हो गया, या फिर एक दूसरा ऑप्शन a बाई में y माइनस b प्लस c, एक ऐसा हो गया। तो आपको याद रखना ही नहीं भाई, a और b ऊपर नीचे में और c अलग से प्लस हो रहा होता है, तो ये चीजें आपको पूरी पूरी याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर कहीं कहीं पे ये पूछ लेते हैं कि भाई a क्या है, b क्या है और c क्या है, ओके। फिर कभी आपको ये दे देगा कि भाई फ्रीजिंग रेशियो को कौन सी एक्सिस पे रखते हैं, क्या एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या कहीं भी रख दिया या कुछ भी पता नहीं है, ऐसा पूछ लेते हैं। तो ये सब कुछ पूरी कंप्लीटेड थ्योरी पूछी जाती है, न्यूमेरिकल तो नहीं पूछा आज तक कभी। अगला एक और मेथड है, उसको भी देख लेते हैं, छोटा सा है, मॉडुलस मेथड है। मॉडुलस मेथड कहता है ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, ब्लोडावर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। मॉडुलस क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए, मॉडुलस इज
इनवर्स ऑफ सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम। ओके, ये इन्होंने डिफिनीशन दी थी। लोग अपने अपने हिसाब से कुछ अलग करने के नाम पे लोगों ने काम किया था, तो उन्होंने कहा कि सरफेस ये इनवर्स होता है सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम के, यानी कि मॉडुलस क्या हो गया, मॉडुलस इज इनवर्स ऑफ सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम। तो क्या हो गया, ये वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया तो हुआ। अब ये कहते हैं क्या, मॉडुलस मेथड ये कहता है कि मॉडुलस ऑफ राइजर जो होगा वो कम से कम 20% एक्स्ट्रा होना चाहिए मॉडुलस ऑफ कास्टिंग से। ओके, ये कहता है मॉडुलस मेथड। तो ऐसा ही कुछ तो वो भी कह रहे थे, वो हमारे जो कुरनोव साहब थे वो भी तो ऐसा ही कुछ कह रहे थे। हाँ, उन्होंने 10 से 15% कहा था, ठीक है, उन्होंने 10 से 15% कहा था कि ये वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया 10 से 15% एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर स्क्वायर में कैलकुलेशन करते थे, वो तो स्क्वायर में करते थे, तो वो अपना वहां पे चीजें ये भी वही पहुंच जाती थी। अब ये कह रहे हैं कि भाई 15% नहीं, ये 20% कह रहे हैं कि 20% होना चाहिए कम से कम राइजर एक्स्ट्रा कास्टिंग से वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया जो होता है, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है कि ये जो मेथड है, ये मेथड जनरली सुटेबल पाया जाता है, सुटेबल फॉर कैलकुलेटिंग द राइजर डायमेंशन किसके लिए, फॉर कॉम्प्लेक्स शेप, फॉर कॉम्प्लेक्स शेप कास्टिंग्स। कॉम्प्लेक्स शेप की जो कास्टिंग्स होती हैं उसके लिए मॉडुलस मेथड को बड़ा सुटेबल पाया जाता है। इसमें जनरली आपसे यही दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मॉडुलस होता क्या है, ये होता है वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया। किसके लिए सुटेबल होता है ये मेथड, कॉम्प्लेक्स शेप की कास्टिंग के लिए। बाकी मॉडुलस निकालते कैसे हैं, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि जो कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं उन कॉम्प्लेक्स शेप को कि कास्टिंग का मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं इसको हम लोग समेशन ऑफ सिंपल शेप में इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, सिंपल शेप में इसको कन्वर्ट करते हैं, या कभी कभी सम भी करना पड़ता है, कभी कभी बिना सम के भी काम चल जाता है। ओके, जैसे मान लिया मेरे पास ये एक रिंग है, ठीक है, ये मेरे पास एक रिंग है। इस रिंग को आपसे कहा जाए कि भाई इसका बताओ, इसके लिए मुझे कास्टिंग करनी है और इसके लिए राइजर डिजाइन करना है। तो राइजर डिजाइन के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कट करके
इसको मैं कट करूंगा, यहां से इस जगह से कट कर लूंगा, और कट करने के बाद भी क्या करूंगा, कट करने के बाद में इसको ओपन कर लूंगा, इसे खोल लूंगा। तो खोलने पे क्या हो जाएगा, ये खोलने पे ये कुछ ऐसा बन जाएगा। खोलने पे ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये एक क्यूबॉइड जैसा बन जाएगा। अब यहां पर मुझे लेंथ विड्थ वगैरह सब बड़ी आसानी से दिख रही होगी, तो मैं इसका वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया निकाल लूंगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा मेरे लिए एक डिफिकल्ट शेप था, रिंग जो था एक डिफिकल्ट शेप था, तो इसको मैं बीच में से कट करके खोल लूंगा। खोलने पे ये एक ऐसा शेप बन जाएगा। इसकी हेल्प से मैं बड़ी आसानी से मॉडुलस निकाल के काम चला सकता हूँ। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप लोग करके देखिएगा, अगर ना सॉल्व हो तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक और मेथड है हमारे पास, नेवल रिसर्च लेबोरेटरी मेथड, उसको कल देखते हैं। 10 बजे का आपका टाइम स्लॉट जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन है। सैटरडे को भी आपका कॉलेज होता है क्या? ठीक है दोस्तों, बस यहीं पे छोड़ रहे हैं, कल देखेंगे। इसमें एक टॉपिक आता है शेप फैक्टर। शेप फैक्टर के बेसिस पर डिजाइनिंग की जाती है। शेप फैक्टर के बेसिस पर डिजाइनिंग की जाती है। शेप फैक्टर क्या होता है? शेप फैक्टर होता है लेंथ प्लस विड्थ डिवाइडेड बाय थिकनेस। ओके, लेंथ प्लस विड्थ डिवाइडेड बाय थिकनेस, ये होता है शेप फैक्टर। कल बताता हूं मैं आपको। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप लोगों की सैटरडे को भी क्लास होती है क्या, ये प्रैक्टिकल वगैरह? आज लास्ट है सर। अच्छा, आज लास्ट है, और फिर फाइनल एग्जाम्स कब होंगे? कोई डेट नहीं है सर, अभी जस्ट फाइनल एग्जाम दिए हैं इस तरह का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलते हैं, कल इस मेथड को देख लेते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। चलिए फिर गुड बाय।